फिर जो आज हम बात करेंगे सॉलिड चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर। तो पहला है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट इसकी डेफिनेशन होती है इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट इलास्टिक लिमिट is the upper limit of deforming force up to which if deforming force is used if deforming force is removed the body regains its original form completely. Regains its original form completely and beyond which if deforming force increase force is increased the body losses its property of elasticity and gets permanently deformed. तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट अपर इलास्टिक लिमिट जो है डिफॉर्मिंग फोर्स की वो अपर लिमिट होती है जब तक क्या है, यदि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया जाएगा तो बॉडी क्या कर लेगी, अपनी पोजीशन में पूरी तरह से आ जाएगी। और यदि इससे आगे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाया जाता है तो बॉडी अपनी इस बॉडी को क्या है खो देती है
और स्थायी रूप से क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स की। अगर हम किसी बॉडी पर इतना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं कि जहाँ तक क्या हो, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर पुनः प्राप्त कर ले पूरी तरह से, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर इससे ज़्यादा अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो बॉडी अपनी इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको खो देती है और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। इलास्टिक मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इलास्टिक elastic limit is the property of a body there is elasticity is the property of material body, is the property of material of। तो जो इलास्टिक लिमिट है वो क्या होता है, प्रॉपर्टी किसकी होती है, बॉडी की। जबकि जो इलास्टिसिटी होती है वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी के मटेरियल की। दोबारा देखते हैं, इलास्टिक लिमिट बॉडी की प्रॉपर्टी होती है और इलास्टिसिटी बॉडी जिस मटेरियल की बनी है उसकी प्रॉपर्टी होती है। अब आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ according to Huck's law, the extension produced in the wire is directly proportional to the load applied within elastic limit, elastic limit। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि वायर में जो एक्सटेंशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है,
जो उसमें वायर में लोड लगाया जाता है विद इन इलास्टिक लिमिट के भीतर। तो हुक ने बोला कि अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी वायर में जो लोड लगाया जाता है तो जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है वो लोड लगाया जाता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि विद इन इलास्टिक लिमिट एक्सटेंशन is directly proportional to load applied। तो बाद में पाया गया कि ये नियम जो है वो सही प्रकार की डिफॉर्मेशंस पर लागू होता है, जैसे कि कंप्रेशन है, बेंडिंग है, ट्विस्टिंग है, ये सभी। इसलिए इसको दोबारा मॉडिफाइड की गया। तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें है तो उसमें क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट द stress developed is directly proportional to the strain produced in the body in the body। तो इलास्टिक लिमिट्स के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप किया जाता है वो क्या होता है, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस। को इस तरह से लिख सकते हैं, जस्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको निकाल सकते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर ई क्या है, कांस्टेंट है,
कांस्टेंट है और इसको किस नाम से जानते हैं? नॉन एज मॉडुलस ऑफ elasticity of the material of the body. इसका डायग्राम कैसा बनता है? तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे क्या है, वो है, इधर क्या है, लोड अप्लाइड है, और यहाँ क्या है, एक्सटेंशन ये एक्सटेंशन और ये क्या है, लोड अप्लाइड। तो उसका जो ग्राफ खींचते हैं वो इस तरह से आता है, एक स्ट्रेट लाइन। अब आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Modulus of elasticity. Modulus of elasticity according to Hooke's law within elastic limit in elastic limit stress जैसे स्ट्रेन, ये भी हमने पढ़ा था। यहाँ से क्या हो जाएगा, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ई इंटू स्ट्रेन, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस इजकल टू ई इंटू स्ट्रेन और से आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इजकल टू ई। इजकल टू ए
constant तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ elasticity of body is defined as the is defined as the ratio of the stress stress to the corresponding strength produced within the elastic limit तुमने देखा इस तरह से देखा कि हुक्स के लॉ के अनुसार क्या था कि इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की। जब स्ट्रेस और स्ट्रेन में अगर रिलेशन लिया तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट आया जी, जिसको बोलते हैं मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस तरह से आया कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या हो जाता है मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन है कि जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी आता है या मतलब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है बॉडी का, वो क्या है, क्या होता है रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। यानी कि जो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी होता है या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के क्या होता है रेशियो होता है। और ये तभी तक वैलिड है जब तक कि बॉडी में इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी है। और द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देयर आर three types of modulus of elasticity। इसमें पहला आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि बाई, इसको वाई से प्रिंट करते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को वाई से प्रिंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the ratio of normal stress to the longitudinal strain within the elastic limit, within the elastic limit। तो जो यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना कि भाई वो रेशियो किसका होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और ये कब लागू होता है, जब इलास्टिक लिमिट बॉडी के अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से आ जाएगा y इजकल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इस तरह से कोई बेस है, सपोर्ट है, एक सपोर्ट है, यहाँ से कोई वायर है ए बी वायर है, इस तरह से ए बी वायर है। उस पर फोर्स क्या लगाया जाता है, एफ, जिससे इसकी पोजीशन क्या बन जाती है,
बन जाती है बी डैश। ए भी एक वायर है और ये इस बोर्ड से जुड़ा हुआ है, और इस पर अगर हम कोई फोर्स एफ लगाते हैं तो इसकी पोजीशन बी से क्या पहुंच जाती है, इसकी बी डैश पहुंच जाती है। और इसकी लेंथ जो है वो है एल। फिर इसकी कितनी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होता है, तो इसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट होता है वो डेल्टा एल होता है। अब लिखते हैं कंसीडर a metal wire AB of length L, radius R, and of uniform area of uniform area of cross section A, of cross section A, let it be suspended let it be suspended from a rigid support, from a rigid support at a let a normal force F be applied at its free end, and B and let its length increase by डेल्टा एल, यानी कि तो जितना अभी हमने इसमें किया था, डायग्राम बनाया था, उसको इस तरह से लिख लिए। अब चलते हैं आगे। तो देन क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, और नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, एफ अपॉन ए, यानी कि एफ अपॉन, अब ये क्या एरिया किसी क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि मतलब वायर है, उसका तो जो एरिया होगा वो किस फॉर्म का होगा, सर्कल के एरिया का होगा। तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वायर की जो रेडियस है वो आर है,
सिंस ए इजकल टू पाई आर स्क्वायर। अब मॉडुलस यंग मॉडुलस कितना होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ यहाँ से रखते हैं वैल्यू एफ पाई आर स्क्वायर नॉर्मल स्ट्रेस की, और इसकी होगी डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ से आ जाएगा एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो यहाँ से आ जाएगा y इजकल टू एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर और डेल्टा एल। बताइए यूनिट्स। द यूनिट ऑफ Young's modulus of elasticity in SI is Newton per meter square और पास्कल। यानी कि इसको किससे जोड़ करते हैं, डिवाइडेड बाई पी ए एंड CGS system is dime per centimeter square. Its dimensional formula is m l minus 1 और t minus 2 देखिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। आप समझते हैं इसके फॉर्मूला से कि इसका यूनिट क्या हुआ। देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये दो रेशियो होता है दो टर्म का, तो उसमें दोनों टर्म की एक ही यूनिट होती है उसकी, तो इसका कोई यूनिट नहीं होती। लेकिन नॉर्मल स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि फोर्स होता है ये। तो ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होगा, वो यूनिट होगा। जो नॉर्मल स्ट्रेस का यूनिट होगा वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होगा। अब नॉर्मल स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर यानी कि पास्कल SI में। लेकिन अगर CGS यूनिट लेंगे तो इसमें होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो जो डायमेंशन फॉर्मूला नॉर्मल स्ट्रेस का होगा वही फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। तो जो यंग्स मॉडुलस है
यंग्स, हाँ यंग्स यंग्स मॉडल्स इज इन्वॉल्व इन सॉलिड्स ओनली। तो यंग्स जो मॉडल्स होता है वो केवल सॉलिड्स में पाया जाता है। यंग्स मॉडल क्या होता है, केवल सॉलिड्स में इन्वॉल्व होता है। यहाँ से देखते हैं SI यूनिट ऑफ यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इन SI न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल या फिर न्यूटन बाई पास्कल या फिर इन CGS में क्या होता है 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है m1 माइनस c माइनस 2। दूसरा आता है बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसकी जो यूनिट होते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस strain within the elastic limit तो बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि बी की डेफिनेशन क्या होती है कि ये किसका रेशियो होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सभी इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, V इजकल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इस तरह से कोई एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका
वॉल्यूम बी है और इस पर एंटायर सरफेस पर इसकी क्या किया जाता है, फोर्स लगाया जाता है एफ। तो इसका जो वॉल्यूम है वो रह जाता है कितना, डेल्टा वी। डेल्टा वी कम हो जाता है, इसका वॉल्यूम डेल्टा वी कम हो जाता है, यानी कितना रह जाता है, बी माइनस डेल्टा वी। पहले कितना था वी, अब कितना हो गया, बी माइनस डेल्टा वी, यानी डेल्टा वी डिक्रीज हो गया। तो इसको लगते हैं कंसीडर है, कंसीडर ए spherical solid body of volume B and surface area A। अच्छा, इसकी सरफेस एरिया कितनी है, वो है A। in order to compress the body, let a force Fv applied normally on the entire surface of the body and its volume decreases by डेल्टा वी। अच्छा, तो एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका वॉल्यूम बी है और इसका एरिया जो है वो है, इस पर एक फोर्स एफ लगाया जाता है जो कि उसकी पूरी एंटायर सरफेस पर लगता है। इससे क्या होता है, उस बॉडी का जो वॉल्यूम है वो डेल्टा वी डिक्रीज हो जाता है, इससे इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, बी माइनस डेल्टा वी। अब देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन बी। माइनस ये इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, एफ अपॉन ए, यानी फोर्स अपॉन एरिया। इसलिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा, एफ अपॉन ए, यानी कि कितना होता है बल्क ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला रख दिया, एफ अपॉन ए, और रखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो यहाँ से वी कितना आ जाएगा, माइनस का एफ वी और ए डेल्टा वी। अब
if if P is the increase in pressure, if P is the increase if P is the increase in pressure, if P is the increase in pressure applied on the spherical body, then देखिए अगर एरिया कम हो रही है, फोर्स लगातार उतना ही है, तो मतलब पी क्या प्रेशर क्या इंक्रीज होगा, वो कितना है पी है, तो क्या हो जाएगा एफ अपॉन ए इजकल टू पी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी कितना का हो जाएगा माइनस का पी बी अपॉन डेल्टा बी। एफ वन की कितनी हो जाएगी पी, तो यहाँ से पी बी अपॉन डेल्टा बी आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला जनरेट होगा, आता है यूनिट्स। The units of work modulus of elasticity in SI is Newton per meter square or Pascal, denoted by PA and in CGS system is done per centimeter square. Its dimensional formula is ml minus 1 or t minus 2. हमने पढ़ा था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, तो हमेशा जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उसका यूनिट क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल, किस में एसआई में, और अगर सीजीएस में लेंगे तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम एल माइनस टी माइनस 2। बताए कंप्रेसिबिलिटी
रेसिबिलिटी यानी कि के ऑफ मटेरियल तो ये कितना होता है? कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल इज द रेसिप्रोकल of its bulk modulus of elasticity यानी कि बी। तो कंप्रेसिबिलिटी यानी कि के ऑफ मटेरियल क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी बी, यानी कि डेट्स के इक्वल टू 1/b। उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो एसआई यूनिट होगा एसआई यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर एंड CGS यूनिट इज डायन इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट कितना होगा? न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, और CGS यूनिट कितना होगा? डायन इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बल्क मॉडुलस है वो किस में होता है? सॉल्ट्स में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और गैस में होता है। तो जो बल्क मॉडुलस होता है सॉलिड्स के लिए वो किससे ज़्यादा होता है? लिक्विड से। और लिक्विड्स का बल्क मॉडुलस किससे ज़्यादा होता है? गैसेस से।